तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित। कक्षा 12 के गणित में पढ़ेंगे चैप्टर समाकलन। समाकलन क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें अवकलन को जानना अति आवश्यक है। अगर अवकलन आपको अच्छे से आता है तभी समाकलन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अवकलन पढ़ो, उसके बाद समाकलन पढ़ना है। तो देखो समाकलन क्या होता है, ये समाकलन की परिभाषा है कि क्या होता है समाकलन की अवकलन के व्युत्क्रम रूप को ही हम क्या कहते हैं बेटे, समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन का जो व्युत्क्रम रूप होता है, इनवर्स रूप क्या होता है, क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। अब जो समाकलन का ये चिन्ह है, ये काय का चिन्ह कहलाता है, समाकलन का प्रतीक चिन्ह कहलाता है, जिसे समाकल चिन्ह क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे समाकलन के प्रकार, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, पहला है अनिश्चित समाकलन, ये हो गया। दूसरा है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को अंग्रेजी में कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसमें क्या होता है, यदि एफ डैश एक्स दिया हो तो ये फंक्शन एफ एक्स ज्ञात करते हैं। अवकलन में क्या होता था कि जो फंक्शन हमें एफ एक्स दिया होता था उसका हम अवकलन करते थे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालते थे। इसमें क्या है, जो एफ डैश एक्स जो हमें दिया होगा, यानी कि एफ डैश एक्स हमें दिया होगा और फंक्शन एफ एक्स हमें बेटे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अनिश्चित समाकलन में। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे हमने डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का किया, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। अब यहाँ पे ये तो फंक्शन हो गया, फंक्शन का हमने अवकलन किया है, क्या हो गया, 2x। ठीक है, अब 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। यहाँ पर हम 2x का समाकलन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डी बटे डी एक्स आप फंक्शन चलो ले लें एफ एक्स, तो इसका क्या होता है, एफ डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का अवकलन क्या हुआ, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमें, एफ एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही है कि यदि एफ डैश एक्स दिया हो तो फंक्शन एफ एक्स ज्ञात करते हैं, किसमें, अनिश्चित समाकलन में। इसमें क्या है, निश्चित समाकलन में इसमें विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल क्या है। इसमें क्या करते हैं, विभिन्न आकृतियों के क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल जो जिनके क्षेत्रफल ज्ञात करना थोड़ा कठिन हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ये आकृति लिया, यहाँ पे हमने कोई ऐसे वक्र बनाया है, तो ये हमारा ये आकृति है। तो यहाँ से अगर हम इसको रेखांकित भाग कर दें इतना, तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये आकृति ना तो हमारी आयत है, ना ये आकृति वर्ग है, ना ये आकृति वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे हम निश्चित समाकलन की सहायता से। ठीक है, तो निश्चित समाकलन में क्या करते हैं कि इसमें विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। एक मिनट, जरा फोन को पिकअप कर लें। तो इसमें क्या करेंगे, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो होगा इनकी जो मतलब करना चाहिए, एक लिमिट के अंतर्गत ही इसको निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मान लें x बराबर a मान लें और ये बिंदु मिला है x बराबर b, तो हमें जो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है a और b के बीच में ही निकालना है। तो यहाँ पे हमें लिमिट दे रखी होगी। ठीक है, कि लिमिट के अंतर्गत ही हम इसको निकालेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। यहाँ पर क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चित समाकलन, और इसके अंतर्गत मतलब करने की जो लिमिट दे रखी होगी वो क्या कहलाएगा, निश्चित समाकलन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, इसको इरेज करके रहे। समाकलन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली रूप में समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स, क्या फंक्शन है, एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, हमने मान लिया एफ डैश एक्स होता है। एफ एक्स का अवकलन क्या है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स का अवकलन क्या निकाला हमने, ये अवकलन निकाला, क्या निकाला, अवकलन क्या होता है, एफ एक्स। अब एफ डैश एक्स का हम निकालेंगे क्या, समाकलन। क्या निकालेंगे अब, समाकलन।
तो क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये कहलाता है एफ एक्स का, क्या कहलाता है, अवकलन। ये क्या कहलाता है, एफ एक्स का अवकलन। और इसको हम बेटे क्या कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, एफ डैश एक्स का समाकलन, या कह सकते हो प्रति अवकलज, अवकलज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स का समाकलन कहते हैं, या इसको कहते हैं प्रति अवकलज। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स का अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं, एफ एक्स का क्या कहते हैं हम, अवकलन। एफ डैश एक्स का समाकलन क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स का समाकलन। ठीक है, क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स का समाकलन कहेंगे। अब देखो अवकलन की सहायता से हम समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बेटे, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। मारकर बैक मार गया। ठीक है, अब यहाँ पे d बटे डी एक्स ऑफ क्या ले लें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लें। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2x हो गया, 1 का क्या हो गया, 0। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन भी कितना प्राप्त हुआ, 2x प्राप्त हुआ। फिर d बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लें। तो इसका 2x और 2 क्या है, एक अचर पद है, तो इसका अवकलन 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2x। अब d बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c ले लो, कोई कांस्टेंट, अतिरिक्त कांस्टेंट ले लो, c क्या यहाँ पे अचर पद है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x और c का हो गया 0, तो क्या हो गया 2x। अब यहाँ पे एक बात क्या समझ में आई कि एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तब भी हमारा 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया तब भी 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का किया तब भी 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस c का किया तब भी क्या आया, 2x आया। तो यहाँ से अब इसका हम समाकलन क्या करेंगे, अगर हम अब इसका समाकलन करना चाहें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2x करेंगे। तो 2x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे c क्या है, c एक स्वेच्छ अचर राशि, यहाँ पे लिख लो c एक स्वेच्छ अचर राशि है। c क्या है, c एक स्वेच्छ अचर राशि है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का यदि हम समाकलन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, समाकलन तो होगा ही होगा, उसका एक अतिरिक्त नियतांक c भी निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने किया d बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है बेटे, कॉस एक्स। d बटे डी एक्स ऑफ हमने किया साइन एक्स प्लस 3 ले लो, क्या किया, तो कभी क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस 0, यानी कि क्या आ गया, कॉस एक्स। d बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 7 ले लो, तो तभी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और 7 का 0 आएगा तो कॉस एक्स आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब फिर हम लेते हैं d बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी लेते हैं, c क्या एक अचर पद है, तो यहाँ पे तब भी क्या आएगा बेटे, कॉस एक्स ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या साइन एक्स का अवकलन किया तब भी कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स प्लस 3 का किया तब भी कॉस एक्स आया अवकलन में, साइन एक्स प्लस 7 का किया तब भी कॉस एक्स आया, साइन एक्स प्लस सी का अवकलन किया तब भी हमारा क्या आ गया, कॉस एक्स। अब यहाँ पे अब इसका अगर हम समाकलन करना चाहें, किसका, कॉस एक्स का, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने इसका किया तो क्या आ गया, साइन एक्स प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का जब हम समाकलन करते हैं तो एक अतिरिक्त नियतांक हमारा c निकल के आता है। तो c क्या कहलाता है, एक स्वेच्छ अचर राशि कहलाती है। ठीक है, एक कांस्टेंट पद होता है। तो हमारा किसी भी फंक्शन का जब समाकलन करेंगे तो उस अचर पद c जरूर आएगा।
अब देखो इसके सूत्र निकालेंगे कैसे, कि पहला सूत्र है हमारा डी बटे डी एक्स रहता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यदि हम अचर पद ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अचर पद, तो इसका अवकलन हमेशा क्या होता है बेटे, जीरो। तो ये हम पढ़ चुके हैं अवकलन में कि अचर पद का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे इसका देखो समाकलन निकालें, क्या निकलेगा कि अब हम क्या लिखेंगे, अचर पद लिखेंगे, अचर पद, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अचर पद का समाकलन क्या होता है, जीरो, नहीं सॉरी जीरो करेंगे, सॉरी यहाँ पे जीरो इंटू डी एक्स, क्योंकि ये अवकलन में इसका निकाला, अभी इसमें इसका निकलेगा, तो जीरो इंटू डी एक्स क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा बेटे अचर पद। ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा फार्मूला ये हमने पढ़ा है अवकलन में कि डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन, अब प्लस क्या आएगा, अतिरिक्त नियतांक सी जरूर आएगा निकल के। ठीक है, अब देखो एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, वैसे तुमने एक्स की पावर एन का समाकलन के सूत्र हम ये जानते हैं, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, ये पढ़ा है, ये है फॉर्मूला हमारा। लेकिन अब ये फॉर्मूला कैसे बन के आएगा, देखो इसकी सहायता से हम इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें निकाल के लाना है। तो यहाँ से एन क्या हमारा अचर पद है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन बटे एन और प्लस सी बटे क्या हो जाएगा, एन। अब इसमें क्या करना है, पुट कर दें एन बराबर एन प्लस वन, तो एन की जगह कितना रख देंगे, एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अपॉन एन प्लस वन। तो ये हमारा अचर पद है, तो यहाँ से वन से वन कट गया, तो एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अब प्लस यहाँ पे क्या लिख दें इसको, चलो C1 लिख दें, क्या लिख दें, C1, चूंकि लिख दो चाहे तो C अपॉन एन प्लस वन किसके बराबर लिख दिया हमने, C1 के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला बेटे हमारा लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर किसी चर राशि की घात है तो उसका समाकलन हम इस फार्मूले से निकालेंगे, जैसे एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 4 हो। ठीक है, तो उसका समाकलन हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा फार्मूला हमारा क्या है अवकलन का, कि डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, वन होता है। अब तीसरा फार्मूला समाकलन क्या हो जाएगा, सॉरी वन इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। अब देखो ये कैसे हुआ, इसको यहाँ पे समझ लो। अब अगर हम इसमें एन की जगह पे क्या रख दें, एन बराबर क्या रख दें, जीरो रख दें, एन की जगह पे क्या रख दें, वन, हाँ पुट कर दें इसमें, एन बराबर क्या रखेंगे, वन, तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बराबर वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, तो क्या होगा, वन इंटू एक्स की पावर जीरो। अगर किसी की पावर जीरो होती है तो पावर जीरो तो वैल्यू क्या होती है, वन, तो वन इंटू वन बराबर क्या आ गया, वन। तो हम कह सकते हैं कि एक्स का अवकलन क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो हम विद प्रूफ बता रहे हैं एक्स का अवकलन क्या होगा, वन होगा, तो वन का समाकलन क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। चौथा फार्मूला जो हमारा क्या है, कि डी बटे डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स बराबर क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको चौथा फार्मूला इधर लिख दो, कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, वन अपॉन एक्स प्लस सी, या माइनस से गुणा कर दो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कि माइनस वन अपॉन, सॉरी माइनस हटा दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, अचर पद यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पांचवा फार्मूला हम देखते हैं, कि डी बटे डी एक्स ऑफ लॉग एक्स
लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, और x का मान यहाँ पे क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पांचवा फार्मूला, तो 1/x इंटू डी एक्स, यानी कि 1/x का समाकलन क्या होगा, ये होगा बेटे लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी होगा। तो ये हमारा पांचवा फार्मूला हुआ। अब छठा फार्मूला क्या कर रहा है देखो मिटाएं। ठीक है, फार्मूला नंबर 6 देखो, तो डी बटे डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ऑन बेस ई भी होता है, चाहे तो बेस ही लिख दो। अब इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस सी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये हमारा अचर पद है तो इसको इधर ले जाओ, तो इसको क्या लिखेंगे ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स बटे लॉग ए ऑन बेस ई अब प्लस ये हो जाएगा सी अपॉन लॉग ए ऑन बेस ई, चाहे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इतना C1 के बराबर मान लो, तो ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ए की पावर एक्स बटे लॉग ए अब प्लस C1। ठीक है, ऑन बेस ई चाहे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला हमारा निकल गया, क्योंकि लिख दो C1 बराबर क्या है C अपॉन लॉग ए ऑन बेस ई। ठीक है, ये है। अब सातवां जो फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि d बटे डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई की पावर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि ई की पावर एक्स का चाहे तो अवकलन करो या समाकलन करो, हमेशा ई की पावर एक्स ही रहता है। समझ गए। अब आठवां फार्मूला, अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे, तो डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया साइन एक्स प्लस सी। डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स। 10 नंबर क्या कर रहा है डी बटे डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है बेटे सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है टेन एक्स, और एक अतिरिक्त नियतांक सी जरूर आएगा। 11वां का क्या कर रहा है कि डी बटे डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या हो गया माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या हो गया है कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनको चलो इरेज कर दो, 12 नंबर आएगा। बारहवां नंबर क्या है कि डी बटे डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या है सेक एक्स 12 नंबर एक्स इंटू टेन एक्स का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। 13वां नंबर क्या कह रहा है डी बटे डी एक्स ऑफ
कॉसिक एक्स इंटू डी एक्स, ओ सॉरी यहाँ पे तो हम अपलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इनवर्स फंक्शन वाले देखेंगे। कौन से? इनवर्स फंक्शन के। तो ये लाइन थोड़ी खींचते हैं। कि 14 नंबर क्या है कि डी बटे डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 15वां क्या है कि डी बटे डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया है, इसमें देखो माइनस को चाहे तो आप इधर ले लो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, या चाहे तो माइनस को आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला अवकलन का डी बटे डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन क्या हो गया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, 17वां क्या कह रहा है कि डी बटे डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 18वां नंबर क्या कह रहा है कि डी बटे डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये 18वां क्या हो गया है, हाँ सही तो है कि 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, ये हो गया है बेटे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 19वां नंबर क्या हो गया है कि डी बटे डी एक्स ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो गया है कि -1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारे अवकलन और समाकलन दोनों के फॉर्मूले हमने निकाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात क्या समझ में आई, एक बात समझ में आई कि अनिश्चित समाकलन कभी भी अद्वितीय नहीं होता। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल दो कि अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, कि अनिश्चित समाकलन है वो अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि कहना चाहिए अनिश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या है कि कहीं वैसे दिया हो डी बटे डी एक्स, सॉरी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि समाकलन से अवकलन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, अवकलन से समाकलन का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला गुण हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या है
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हमने मान लिया है कैपिटल एफ एक्स मान लिया। क्या मान लिया? कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है? सी एक स्वेच्छ अचर राशि है। सी क्या? सी एक स्वेच्छ अचर राशि है। ठीक है, जहां ऐसे लिख दो, जहां सी एक स्वेच्छ अचर राशि है। तीसरा क्या है? जैसे कहीं पे इस टाइप से दिया हो, दो फंक्शन दिया हो, एक एफ एक्स अब प्लस माइनस मतलब योग अंतर में दिया हो इंटू जी एक्स और डी एक्स बराबर, तो इनको क्या करेंगे? दोनों फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सी, तो बेटे हमारा आना ही आना है। समझ गए? तो वो तो आएगा ही आएगा। चौथा क्या है? किसी वास्तविक संख्या के लिए, किसी वास्तविक संख्या के लिए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स बराबर के को बाहर ले लो, एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक अतिरिक्त नियतांक सी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? के इंटू कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी, तो ये आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं। अब इन पे देखो, एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन हल करेंगे, तो इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मेहनत करो, मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह नहीं होता तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये x के पद है तो इसीलिए x के सापेक्ष होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक कर लो कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो एक बार और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब इस 2 को क्या करेंगे? बाहर ले लो इंटीग्रल से, 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस 5 को बाहर ले लो, 5 इंटू 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा बेटे? इसमें यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, तो अब सूत्र लगेगा x की पावर n वाला। तो x की पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, तो n की जगह कितना है? 2, तो इसको लिख दो x की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की घात। अब यहाँ पे x की घात 1 है तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 का समाकलन हमने बताया है x होता है प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो गया? x घात 3 बटे 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 अब प्लस 5x प्लस c। तो 2 से 2 कट गया आपका, तो आ गया 1/3 इंटू एक्स क्यूब, 1/3 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। ये इस सवाल का क्या हो गया है? आंसर हो गया है। एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि x घात 3 प्लस साइन e की पावर x प्लस साइन x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका बेटे हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो इसको पहले समाकलन को प्रत्येक फंक्शन के साथ तोड़ दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा देखो, इसमें लग जाएगा एक्स की पावर एन का सूत्र जो भी हमने लिखा है, इसमें e की पावर x का लगेगा, इसमें साइन x का लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 3 + 1, तो 3 + 1 बटे 3 + 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x, और साइन x क्या होता है माइनस cos x, और प्लस 1 का क्या हो गया x, और प्लस c एकत्रित नियतांक। तो यहाँ पे आ गया है 1/4 x की घात कितना हो गया 4 प्लस e की पावर x, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस cos x प्लस x प्लस c, और ये इस सवाल का क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से लगेंगे, बहुत ही सिंपल हैं, आप लगाइए। अब जैसे एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम, चलो एक क्वेश्चन और, तभी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या लिया हमने x घात 6 माइनस 1/x प्लस e की पावर x, और प्लस क्या ले लें बेटे 3 ले लो इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें x घात 6 इंटू dx माइनस 1/x इंटू dx, और प्लस e की पावर x इंटू dx प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे x की पावर n का सूत्र गया है, तो x की घात 6 + 1 बटे 6 + 1 माइनस ये हो जाएगा log mod ऑफ x, और प्लस e की पावर x का e की पावर x। अब यहाँ पे 3 को बाहर ले लो, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, और 1 का समाकलन क्या होता है x प्लस c। तो ये हो गया है x का 7/7 माइनस log mod ऑफ x, और प्लस e की पावर x, और प्लस 3x, और प्लस c, ये आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं, क्या कि एक क्वेश्चन और ले लो कि ये है हमारा a x घात 4 प्लस b x घात 2 प्लस c, और बटे x घात कितना है 4 इंटू dx। इसका बेटे समाकलन हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बटे में x घात 4 दे रखा है तो पहले इसको ब्रेक कर लो, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा a घात 4 बटे x घात 4 प्लस b x घात 2 बटे x घात 4 प्लस c बटे x घात 4 इंटू dx। तो x घात 4 से x घात 4 कट गया, यहाँ पे 2 घातें बची, तो यहाँ पे क्या हो गया ये बचा है हमारा a प्लस यहाँ पे बचा है b बटे क्या बचा x² प्लस c बटे x घात 4 इंटू dx। अब देखो सबको ब्रेक कर दो अलग अलग, तो a इंटू dx प्लस b अपॉन x² इंटू dx, c अपॉन x घात 4 इंटू dx। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, तो a को बाहर ले लो, तो 1 इंटू dx प्लस b को बाहर ले लो। अब x घात 2 है तो इसको ऊपर ले जाओ, तो x घात कितना हो गया -2 प्लस -2 इंटू dx प्लस c को बाहर ले लो। अब यहाँ पे x घात -4 इंटू dx। ठीक है, तो ये हो गया a 1 का समाकलन क्या हो गया x, अब प्लस b, अब यहाँ पे x की पावर n से सूत्र लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा x घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस c इंटू x घात -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1, और प्लस अत्यधिक नियतांक क्या आ जाएगा, चलो d ले लो, क्या ले लें d, क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी बेटे दे रखा है। तो ये हो गया ax प्लस b इंटू x घात -1 बटे -1 प्लस c इंटू x घात -3 बटे -3 और प्लस d। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ax, अब प्लस माइनस माइनस लिख दो, तो ये b इंटू क्या हो जाएगा 1/x प्लस प्लस माइनस ये भी माइनस में आ गया, माइनस c/3, और यहाँ पे लिख दो 1/x³ और प्लस d। तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ax प्लस प्लस माइनस आएगा माइनस b/x और माइनस c/3x³ और प्लस d। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आए हुए। इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी समझ नहीं आया तो आप अपना दिमाग का इलाज कराइए कि मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही गहराई से बताया है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे वायरस है। उस वायरस का पहले इलाज करिए, फिर समाकलन को पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।